जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। त्रिनेत्र ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फल दीपिका की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे गोचर के बारे में। गोचर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि गोचर का परिणाम क्या होता है। अब गोचर देखने का तरीका बहुत हो सकता है। लग्न से देख सकते हैं आप चंद्र से देख सकते हैं, आप सूर्य से देख सकते हैं। लग्न जो कि आपका शरीर है, चंद्र जो कि आपका मन है और सूर्य जो कि आपका आत्मा है। फल दीपिका में आचार्य मंत्रेश्वर जी ने चंद्र की प्रधानता को बताया है, क्योंकि चंद्र मनसो जात, यानी मन के अधिष्ठाता, मन के मुखिया, मन के डीन, मन के लीडर, मन को चालित करने वाले ग्रह कौन से हैं? केवल चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा मजबूत है तो आपका मन विचलित नहीं होगा। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो मन विचलित होगा, पीड़ित है तो नकारात्मकता आ जाएगी। सारे ग्रहों के प्रभाव जो होते हैं हम लोग पर, वो हम लोग का मन बताता है। आप अगर मन से खुश हैं, मन से आपको अच्छा लग रहा है, तो आपका दिन अच्छा ले जाएगा, समय अच्छा जाएगा। तो चंद्र की बहुत प्रधानता है। यही बात आचार्य मंत्रेश्वर जी ने अपने फल दीपिका में कही है 26वें अध्याय में। फल दीपिका में 28 अध्याय है और 865 श्लोक है, जिसका अनुवाद, जिसका बोध हम लोगों को प्राप्त होता है पंडित गोपेश कुमार ओझा के द्वारा। फल दीपिका के जो श्लोक हैं वो संस्कृत में है, परंतु पंडित गोपेश कुमार ओझा ने उसका अनुवाद किया है, बोध कराया है, समझाया है, जिससे हम लोग को इसको समझने में आसानी होती है। इसीलिए फल दीपिका का नाम भावार्थ बोधिनी भी रखा गया है। तो चंद्र जो कि हमारे मन को नियंत्रित करता है, उसका प्रभाव कैसे होता है, क्या होता है, यह समझने की श्रृंखला को हम लोग आज से चालू कर रहे हैं। पहला गोचर जो हो रहा है, पहला जो गोचर हो रहा है अब तक जो है, अगर आप जनवरी से लेकर 11 मार्च तक को देखें तो बृहस्पति देव वक्री अवस्था में थे। 11 मार्च को बृहस्पति देव वक्री से मार्गी हो रहे हैं मिथुन राशि में। अब इसका प्रभाव क्या होगा, कितना होगा, यही जानने की कोशिश है। देखिए, चंद्रमा जो है, चंद्रमा अगर पक्ष के हिसाब से देखा जाए तो शुक्ल पक्ष है और कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष यानी पूर्णिमा की तरफ बढ़ता हुआ चंद्र, और कृष्ण पक्ष मतलब कि घटता हुआ चंद्र। परंतु क्या इतना आसान है? ऐसा नहीं है। चंद्र जब पूर्णिमा के बाद से पंचम तिथि तक रहते हैं तो वो अशुभ ही रहते हैं। षष्ठी से लेकर दशमी तक मध्यम रहते हैं। एकादशी से लेकर पूर्णिमा और पूर्णिमा से लेकर कृष्ण पक्ष के पंचम तक वे शुभ हो जाते हैं, और कृष्ण पक्ष के षष्ठी से दशमी तक वे मध्यम होते हैं, और फिर 10 दिन वे अशुभ हो जाते हैं। तो मध्यम, शुभ, अशुभ, यह 3 अवस्थाएं हैं। अब जब आपका चंद्रमा शुभ है, जो कि 30 दिनों में केवल 10 दिन होता है,
तो आपका मन स्थिर है, आपकी सोच में सकारात्मकता है, आप जो निश्चय करेंगे अच्छा निर्णय करेंगे, सही निर्णय करें, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। परंतु जब ये मध्यम हो जाएंगे तो आप थोड़ा मन विचलित हो सकता है और अशुभ होने पर नकारात्मकता आ जाएगी वहां पर। उसके ऊपर अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है पाप ग्रहों के द्वारा, जैसे शनि, राहु, केतु, इनकी युति है या दृष्टि है, तो भी इसका प्रभाव पड़ता है। सूर्य के साथ होने पर भी अमावस्या का दोष लग सकता है। हालांकि सूर्य देव क्रूर ग्रह हैं, अशुभ ग्रह नहीं है। तो पूर्णिमा तब होती है जब ठीक चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के एकदम विपरीत जगह पर हो, तब मन एकदम प्रफुल्लित रहता है। इसी तरह से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हर एक राशि, राशि यानी आपका चंद्रमा कहां स्थित है आपके कुंडली में। मैं लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं। आपका चंद्रमा मेष राशि से मीन राशि से तक कहीं पर भी हो सकता है, जिसमें कहीं पर चंद्रमा शुभ होते हैं, कहीं पर अशुभ भी होते हैं। अशुभ यानी नीचस्थ हो जाते हैं। जैसे वृश्चिक राशि में 3 डिग्री तक पूर्णतया चंद्रमा पीड़ित रहते हैं, नीचस्थ रहते हैं। और अगर उनकी दृष्टि पड़ गई, उन पर दृष्टि पड़ गई पाप ग्रह की, तो पीड़ित हो जाते हैं, नहीं तो नीचस्थ हो जाते हैं। वहां से पूरे राशि तक चंद्र नीचस्थ रहेंगे, परंतु जितनी दूरियां बढ़ती जाएगी, जितने अंश बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे चंद्रमा अपने सकारात्मक तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। उसी तरह चंद्रमा अगर वृषभ राशि में हो तो उच्चस्थ कहते हैं। यहां पर चंद्र बहुत खुश रहते हैं, आराम से कार्य करते हैं, टेंशन नहीं रहता है। और अगर चंद्रमा स्वराशि में हो यानी कर्क राशि में हो तो भी अच्छा फल करते हैं, बहुत अच्छा फल करते हैं। अब कुछ ग्रहों की युति चंद्रमा से शुभ परिणाम देती है, कुछ ग्रहों की युति या संबंध कहें हम तो वो अशुभ परिणाम देती है। ये बहुत सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। आज ये श्रृंखला मैंने आरंभ की है। समझने की कोशिश करेंगे कि मेष से मीन राशि तक बृहस्पति देव का गोचर, जो कि 11 मार्च से 2 जून तक मार्गी अवस्था में क्या पड़ने वाला है। शुरुआत करूंगा मैं अग्नि तत्व राशियों से, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। अगर आपका चंद्रमा यहीं पर स्थित है तो आप अग्नि तत्व में आते हैं। और ये धर्म त्रिकोण की राशियां भी है, इनका रुझान धर्म की तरफ भी होता है। परंतु आपकी कुंडली में चंद्रमा कहां स्थित है, किनके साथ युति है, अकेले हैं, दृष्ट है, क्या है, इन चीजों को समझकर ही कुंडली का फलादेश किया जा सकता है। कुंडली के फलादेश को समझने के लिए, गोचर को समझने के लिए, आपके जीवन के बारे में जानने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना, मुझे आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे मेष राशि का प्रभाव क्या होगा बृहस्पति के मार्गी अवस्था का। शनिदेव अभी मीन राशि में स्थित हैं, राहु देव कुंभ राशि में है और केतु देव सिंह राशि में है। उनका प्रभाव क्या पड़ने वाला है मेष राशि पर, 2026 की बात कर रहा हूं, यह समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।